फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक लाइव पेज में हमारे जो अतिथि हैं उनका मैं आप सभी के बीच में परिचय रखता हूं। आप श्री प्रभु नारायण जी छात्र जीवन से ही आप कुशल संगठन करता रहे, समाज के जागरूक नागरिक हैं। छोटे छोटे समस्याओं पर भी इनकी पैनी नजर रहती है। मूलतः पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन के निवासी हैं। दूसरे व्यक्ति हमारे श्री शिवशंकर सरकार जी पूर्व में छात्र नेता रहे हैं, वर्तमान में एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के आप सीनेट के मेंबर भी हैं और कम उम्र में बहुत अच्छी ख्याति इन्होंने अर्जित की है। तो आज इस फेसबुक पेज लाइव कार्यक्रम में अपने दोनों अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है जातिवादी, वंशवादी, अपराधी और धनपतियों के चंगुल में फंसी बिहार की राजनीति, इस विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित है। श्री प्रभु नारायण जी से मैं जानना चाहूंगा कि यह आरोप सभी राजनीतिक दलों पर है कि जातिवादी, वंशवाद, अपराधियों और धनपतियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। यह आरोप सभी राजनीतिक दल पर है। साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। उसका प्रमुख कारण है कि जो चाहे वंशवाद की बात हो, सभी पार्टियों में है। आप शुरू कर सकते हैं, फारूक अब्दुल्ला से ले सकते हैं, देवीलाल जी से, चौटाला परिवार से ले सकते हैं, करुणानिधि, एसडी देवेगौड़ा, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मैं पूरे भारत के परिदृश्य में और बिहार में रामविलास पासवान जी, लोजपा, तो ये तमाम दलें, जितनी भी दल है वो सभी वंशवाद के पोषक हैं। और प्रायोरिटी इनकी जो रहती है, प्राथमिकता जो रहती है कि पहले राज्यसभा भेजना है, विधानसभा भेजना है, विधान परिषद भेजना है, कहीं कोई अच्छे पदों पे आसीन करना है, तो प्राथमिकता में पहले अपने परिवार के लोग रहते हैं। उस प्रकार से चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो, सभी छूटे नहीं है, सभी जगह कमोबेश एक प्रकार से स्थिति है। और ठीक रही बात अब जातिवाद की, तो जैसा सच्चाई है बिहार का या देश का कि हम लोग परिचर्चा बिहार के संदर्भ में कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये सभी बात, चाहे मैं सरकार जी से भी कहना चाहता हूँ कि ये अगर हम लोग संगठन में रहे हैं, संगठन का काम किए हैं, तो सारी व्यवस्थाएं, जातिगत व्यवस्थाएं कायम की जाती है कि हमें 5 लोगों को रखना है। तो ये नहीं देखा जाता है कि भाई कुशल कौन लोग हैं। अब डॉक्टर सूर्यदेव जी कुशल व्यक्ति हैं, कुशल संगठन करता है, अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, सदन में जाकर अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा कानून बना सकते हैं, राज्य के लिए या देश के अच्छा काम कर सकते हैं। शिवशंकर जी शिक्षा के क्षेत्र में जाके बढ़िया काम कर सकते हैं। लेकिन वहां ये नहीं देखा जाता, वहां देखा जाता है कि जिस क्षेत्र से सूर्यदेव जी को टिकट देना है या जिस क्षेत्र से शिवशंकर जी को चुनाव में भेजना है, वहां किन जातियों का बोलबाला है। तो इस प्रकार से जातियों का समीकरण भी एक, और केवल पार्टियों के अंदर में ही नहीं है, ये हमारे जनमानस में भी जातिवाद एक प्रकार से बाहुबली का भी आप इतिहास देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी के समय जैसा कामदेव सिंह एक बाहुबली थे, उनका बहुत दबदबा था। उस समय से लेके इधर के दिनों में जब लालू जी का शासन आया, तब से लेके और नीतीश कुमार जी का
बाहुबलियों का जो पोषण हुआ, बड़ी लंबी फेहरिस्त है। बाहुबलियों की अगर फेहरिस्त अगर बिहार में या देश में गिराना शुरू कर दे तो घंटों लग जाएंगे केवल नाम गिराने में। तो इस प्रकार से जो अभी ये प्रचलन जो राजनीति में आया, इसको हटाने की जरूरत है। जनता को भी अपने दिमाग में अपने आंख की पट्टी खोलने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो धनबल का जो विषय है, आज देख रहे हैं कि प्रचार के माध्यमों का इतना महंगा माध्यम हो गया है। इस प्रकार से अभी हम लोग वर्चुअल एक प्रकार से जनसंवाद कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तो ये तो इसमें बहुत कम लागत है। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि मोदी जी के एक एक कार्यक्रम में आपको 50-50 लाख रुपए, 2-2 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए अमित शाह जी के कार्यक्रम में, या जो बड़े नेता हैं उनके कार्यक्रम में चाहे किस पार्टी के भी हो, 2-2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक गरीब आदमी, एक मेरे जैसा ईमानदार आदमी, एक सुखदेव जी जैसे ईमानदार आदमी, उन्होंने राजनीति में शासन और ईमानदारी स्थापित करने के लिए राजनीति को चुना, संगठन को चुना, विद्यार्थी परिषद को चुना कि मैं जाऊंगा तो समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा। उन्होंने राजनीति में इसलिए कदम नहीं रखा कि मैं राजनीति में जाऊंगा और मोटा माल कमाऊंगा। राजनीति में इसलिए सुखदेव जी आए या शिवशंकर जी आए कि मैं वहां जाके जनता की सेवा करूंगा। लेकिन वो क्या गया, वो क्या गया कि इस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब बात के हमारे पास साधारण लोगों के पास जो ईमानदार लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, जो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, राज्य के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो आज जो ये व्यवस्था राजनीतिक दलों ने बिहार के अंदर या देश के अंदर जो बना दिया है, इसमें हम जैसे लोग ठीक पाना बहुत मुश्किल है। शिवशंकर जी, श्री प्रभु नारायण जी के बातों से कितना सहमत हैं आप, और आपको क्या लगता है? प्रभु नारायण जी ने अपनी बातों को ठीक ढंग से रखा है। बात तो आज की परिस्थिति में निश्चित रूप से दिखाई देता है कि आज लंबे अरसे से सन 74 के आंदोलन के बाद बिहार में जो सत्ता पर आसीन हुए और ऐसे राजनीति में आने के बाद वो तो छात्र राजनीति से ही उपजे हुए लोग बिहार के सत्ता पर पहुंचे। छात्र आंदोलन जो जेपी के सपनों को लेकर, जेपी का बिहार बनाने की ओर लोग बढ़े थे, लोहिया के सपनों को लेकर कुछ लोग लोहिया के सपनों को पूरा करने के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने न तो जेपी के सपनों को पूरा किया, न ही लोहिया के सपनों को पूरा किया। उसने पूरा क्या किया तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया। समाज जीवन में समाज के लिए, कल्याण के लिए जो काम होना चाहिए था, वह काम लगातार 15 वर्षों तक जब बिहार में जो जंगल राज की तरफ शासन रहा, उस शासन व्यवस्था में और आने वाला पीढ़ी तक वह एक बिहार में भी वंशवाद की राजनीति को एक धार दे दिया। लेकिन परिस्थिति बदलती गई, बदलते बदलते 1990 के साथ हम जानते हैं कि बिहार में कास्ट, कैश और क्राइम का प्रभाव उन दिनों इस प्रकार से बढ़ा कि पावर के बिना कई लोगों को लगा कि बिहार में राजनीति करना बहुत कठिन काम है। हम सब जानते हैं कि जिन छात्र संगठनों से हम लोगों ने काम बिहार के अंदर किया, हम सभी लोग 5 आदमी उन दिनों ही बिहार में छात्र राजनीति के दृष्टि से ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे भ्रष्टाचारियों का हम सब विरोध करते रहे। हम देखते हैं कि उस परिस्थिति में भी बिहार में का 1990 के बाद पनपा, लोगों में आशा जगी थी कि छात्र राजनीति से उपजे लोग शिक्षा क्षेत्र का कल्याण करेंगे। कहीं से उन दिनों शिक्षा क्षेत्र का कल्याण नहीं हुआ, पूरा शिक्षा व्यवस्था रसातल में चला गया। उस परिस्थिति से उपजे हुए जो छात्र नेता थे, आज लगभग हमको लगता है कि आज के भी डेट में सभी लोग उन दिनों के ही छात्र राजनीति से उपजे हुए लोग हैं और लगातार 3 दशक तक बिहार में
छात्र राजनीति से उपजे लोग बिहार का संचालन कर रहे हैं। 15 साल बिहार को गड्ढे में ढकेलने का काम किया। उन गड्ढे से निकालने में जो 15 साल लगे लोग लड़ रहे हैं, निरंतर एक प्रयास इस 15 साल में लोग किए हैं। हम मानते हैं कि लालू जी के शासन के बाद तेजस्वी जी, उनके जो उस समय एक तरह से बालक मात्र थे, आज वह बिहार की सत्ता को संभालने के लिए आगे आने को तत्पर है। यानी बिहार में अगला पीढ़ी कौन होगा, इस पीढ़ी कौन सा पीढ़ी आना चाहिए इस शासन व्यवस्था में, यह प्रश्न हम लोगों के बीच खड़ा होता है। सब दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस परिस्थिति को समझना पड़ेगा आज के डेट में कि नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। जो प्रभु नारायण जी कह रहे हैं कि आज हम लोगों की परिस्थिति नहीं है कि लगता है कि उस परिस्थिति में हम लोग कहीं टिकने वाले हैं, लेकिन हम मानते हैं कि मनी पावर, मसल्स पावर को अब बिहार के वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो उससे कहीं मीलों पीछे छोड़ दिया है। आज भी खामियां है, हो सकती है, लेकिन परिस्थिति अब उससे हम मानते हैं कि बाहर निकल चुका है, एक दिशा तय कर दिया है। लेकिन बात बनती है कि युवा पीढ़ी को मौका मिलने का, समाज जीवन में काम करने वाले ऐसे लोगों को मौका मिलने का जो बिहार के परिवर्तन में सहायक सिद्ध हो सकता है, जिन्होंने बिहार की परिस्थिति को बदलाव का सपना देखकर निरंतर लंबा समय तक संघर्ष किया। क्या उसको बिहार के सत्ता में कहीं भागीदारी सुनिश्चित की गई? जिस हम समावेशी विकास की बात को लेकर, न्याय के साथ विकास की बात को लेकर काम किए, उसके साथ साथ क्या वह पूरा संभव हो पाया है कि नहीं हो पाया है? कहां तक हमारी यात्रा गई है, यह प्रश्न हमको लगता है आज के दिन बनता है कि 3 दशक तक जब बिहार के शासन और सत्ता पर संभालने वाले छात्र राजनीति से उपजे लोग हैं, तो छात्रों का अगर कल्याण नहीं संभव हुआ, युवाओं का कल्याण संभव अगर नहीं हुआ, तो हम लोगों को चिंता आज के दिन में करना पड़ता है। उस परिस्थिति को देखते हैं कि आज बिहार निश्चित रूप से बढ़ता हुआ बिहार की हम बात करते हैं। बिहार का जो इतिहास उन 15 वर्षों में लालू राबड़ी जी के शासन कालखंड में हुआ, हम लोग भी बाहर दूसरे प्रदेशों में जब जाते थे, हम सबों को पता है कि बिहार को हे दृष्टि से देखा जाता था। यानी जो व्यक्ति बिहार का परिचय दे वह उसका कहीं स्वाभिमान नहीं रहता था। आज बिहार स्वाभिमान से खड़ा है, बिहार आगे बढ़ा भी है, लेकिन 3 दशक का एक लंबा कालखंड है। उस लंबा कालखंड का नेतृत्व पर निश्चित रूप से नई पीढ़ी को भी अवसर मिलना चाहिए, इसके हम सबों को पक्षधर होना ही चाहिए। और बिहार में जो परिस्थिति पनपी है, हुकुमदेव नारायण जी जब उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किए सदन के सांसद के नाते, तो यह बात उन्होंने रखा अंतिम समय में कि एक समय था कि हम लोग फटे हुए कपड़े पहनकर, ऐसे मैले कुचेले भी कपड़े रहते थे तो लगता था कि कोई व्यक्ति मेहनत करके आया है। लेकिन आज की परिस्थिति में जो जितना कुर्ता बदलेगा वही बड़ा नेता दिखने लगता है। तो वो मेहनत करने वाले लोगों को, परिश्रम करने वाले लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को ना तो समाज पहचान पा रहा है, ना राजनीतिक दल पहचान पा रहे हैं। यानी ग्लैमर पॉलिटिक्स का दौर चल पड़ा है। इस ग्लैमर पॉलिटिक्स के दौर में कई संघर्षशील लोग पीछे छूटते जा रहे हैं और संघर्ष के साथी को भी, जो लोग नेतृत्व में है, कहीं न कहीं सबका एक दूसरे से जुड़ाव है, उनको साथ लेने की आवश्यकता है। वह व्यक्ति सबको साथ लेकर चले तो निश्चित रूप से आने वाला बिहार, जो विकसित बिहार का सपना है, उस सपने को भी हम सब मिलकर साकार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है कि युवाओं को मौका मिले, हर अवसर का उपयोग किया जाए और समाज जीवन में जो लोग पीछे छूट गए, हम किसका विकास करना चाहते हैं? समाज के सभी वर्गों का विकास हो, समाज का उत्थान हो, कोई व्यक्ति इस विकास की पीढ़ी में छूट न जाए। जो हम सब दीनदयाल जी के सपने की बात करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक हमारा विकास पहुंचना चाहिए, विकास की किरण पहुंचना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए, तो वो कब संभव होगा? उसको सब दृष्टि से देखना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और अन्याय में जो क्षेत्र है हमारा, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्रों में ऐसे लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। हाँ, संघर्ष के साथी पीछे छूटे हैं, काफी ऐसे लोगों का दर्द बयान फेसबुक लाइव के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आता रहता है। अपेक्षा सबकी है, लोकतंत्र में हमको लगता है कि सबको अपेक्षा रखना भी चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन का इतिहास क्या है, उसके बारे में राजनीतिक दल को भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता आज के परिस्थिति में होना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन क्या रहा है, उसके जीवन चरित्र पर वर्णन करते हुए उन्होंने समाज जीवन में समाज के लिए कितना संघर्ष किया,
वह एक प्रश्न को लेकर ऐसे अवसर पर नई दिशा तय करना चाहिए। नया बिहार के निर्माण में, एक विकसित बिहार के निर्माण में हम सबकी भूमिका बनाएं। हम प्रभु नारायण जी के बात से निश्चित रूप से सहमत है कि आज कई प्रश्न भी उठ सकते हैं, लेकिन उस प्रश्नों को समाधान कौन करेगा? प्रश्न यहाँ उठता है, क्या सिर्फ हम फेसबुक लाइव पर डिबेट करने से यह समाधान संभव है? यह समाधान संभव नहीं है। समाधान उन लोगों के बीच तक इस चर्चा को पहुंचाने की जरूरत है। ऐसे हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो सत्ता पर लंबे समय तक अनुभव प्राप्त किए हैं, जिनकी आयु कहते हैं कि 70-75 तक होते चले गई है, तो निश्चित रूप से वह हमारे गार्जियन तुल है, मार्गदर्शक है, हमारे अभिभावक के रूप में उसको खड़ा होकर आने वाला पीढ़ी में जब तक हम जाएं, उससे पहले ही बिहार में एक नई पीढ़ी की गाथा को लिखकर हम सबों के सामने, बिहार वासियों के सामने में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हमको लगता है कि आज के समय में पड़ेगा। तभी आप बिहार को जान सकते हैं, नहीं तो एक लंबा गैप होगा। राजनीतिक गैप होने के कारण फिर बिहार पीछे छूटता चला जाएगा। और जो धन बल पशु बल की बात करते हैं, उस पर जो संगठन पर कुठारा घात है या उस पर कब्जा हम सब किसी लोग अन्य लोगों का है, तो ऐसे कब्जा से भी बाहर करने की जरूरत आज के दिन में आवश्यकता है। लोग धन बल के बारे में कहा जाता है, तो श्री प्रभु नारायण जी जी अभी शिवशंकर सरकार जी कह रहे थे कि 15 है। ये भी चला गया, देखो तो ये कहाँ चला गया आवाज ना, वहाँ आवाज उधर का नहीं आ रहा है। उसके लिए लालू प्रसाद यादव जी ही जिम्मेवार है। और उनके शिवशंकर जी आपने कहा कि 1990 से जी ठीक चला गया, इसमें गड़बड़ी है क्या? लालू राबड़ी है, उसके लिए आज भी दूर अवस्था है। और उनके ऊपर आपके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि धनपतियों को, बाहुबलियों को, फिर अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, उनका राजनीतिकरण किया, वंशवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। लेकिन एक लंबी फेहरिस्त है जो 15 वर्षों तक शासन किए इस देश में, वो तो कसूरवार है। लेकिन अभी जो 15 साल से शासन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी यहाँ आरोप है। उन्होंने भी वंशवाद को बढ़ावा दिया है, उन्होंने भी अपराधियों को बढ़ावा दिया है। तो किसी एक दल को आपके द्वारा आरोपित करना यह कहाँ तक न्याय संगत है? देखिए, शिवशंकर जी जो कह रहे हैं कि लालू जी के 15 वर्षों के शासन काल में, चाहे वो अपराधीकरण का मामला हो या वंशवाद का मामला हो या जातिवाद का मामला हो, देखिए मेरा तो सिर्फ एक ही बात कहना है कि भाई हम किसी का आर लेकर, किसी लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल का या राबड़ी देवी जी के कार्यकाल का आर लेकर हम ये कहें कि उन्होंने यह बीज रोपा, उन्होंने इस पेड़ को उगाया, उन्होंने पोषण किया, ये बिल्कुल कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। अगर उन्होंने बीज लगाया, अगर उन्होंने पेड़ लगाया, तो आपने उस पेड़ को सभी दलों ने पोषने का काम किया, उस पेड़ को बड़ा करने का काम किया। हमने क्या किया? क्या अभी मैं 15 वर्षों से सरकार में हूं, जो वर्तमान सरकार 15 वर्षों से है, जो सुशासन और विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, मैं जानना चाहता हूं शिवशंकर जी से, मैंने बड़ी विनम्रता से जानना चाहता हूं कि भाई साहब, ठीक है आप बहुत अच्छे संगठन में हैं, अच्छा काम करते हैं, आप जिस विचारधारा से आते हैं उसी विचारधारा से मैं भी आता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही विकास है कि आज मैं जिस प्रखंड से आता हूं, घोड़ासरान प्रखंड में 14 पंचायत है, 4 लाख की आबादी है,
और एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। मेरा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज है घोड़ासहन में, 5000 विद्यार्थियों की संख्या है और 2 शिक्षक हैं। क्या यही विकास है? क्या विकास का पैमाना यही होगा कि जो प्रमुख सड़कें हैं वो हमने बना दिया, यही विकास होगा? क्या नीतीश कुमार जी ने सुशासन के लिए ऐसी कोई व्यवस्था किया क्या? देखिए, हम अपना देह और पल्ला नहीं झाड़ सकते। 15 वर्षों से आप 2-3 साल अगर छोड़ दीजिए तो नीचे ऊपर सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी। समझना पड़ेगा कि हमने क्या इस आपराधिकरण जो राजनीति का हुआ या धनबल राजनीति में हुआ, क्या उसको हमने रोकने का काम किया? क्या हमने ऐसा कुछ नहीं किया। 15 वर्षों में केवल चेहरा के नाम पर, बातों के नाम पर हमने सब कुछ किया है। हम यह कहे कि लालू यादव जी के समय जंगल राज था या व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी या उन्होंने कुछ नहीं कर पाया या उन्होंने चारा घोटाला किया, यह करके हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमने क्या किया? हमने क्या दिया? क्या बिहार के अंदर हमने स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की? क्या हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया? क्या हमने कल कारखाने उद्योग धंधे लगाए? क्या हमने रोजी रोजगार के साधन संसाधन जुटाए? क्या मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। आज ही 20 मजदूर अंबाला जाने वाले थे, वो कह रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए बस वाले दिल्ली के लिए मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति किसने पैदा की? तो इस तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। राजनीति में जिस प्रकार से धनबल, बाहुबल, जातिवाद हावी हो गया है, वंशवाद तो सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर में है। केवल मैं बिहार के संदर्भ में ही नहीं कर सकता, पूरे देश में सभी पार्टियों के अंदर में पूरी तरह से वंशवाद जकड़ लिया है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात है बाहुबल और धनबल का, अपराधीकरण का, जो राजनीति में इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो गई हैं और जातियां देखकर निर्धारित की जाती है कि शिवशंकर जी किस जाति के हैं और किस इलाके में भेजना है, या डॉक्टर सुखदेव जी हैं तो इनको चाहे इनके अंदर लाख प्रतिभा क्यों ना हो, इनको जगह नहीं मिलेगा इसलिए कि इस जाति से बिलोंग करते हैं, हमें इस जाति का राज्यपाल चाहिए, हमें इस जाति का सांसद चाहिए, हमें इस जाति का विधायक चाहिए, हमें इस जाति का प्रमुख नेता चाहिए, इसलिए हाशिए पर कर दिए जाते हैं। और जब हमें मौका भी मिलने वाला होता है तो मेरे जगह अपराधी या पूंजीपति धनबल को ले आके वहां खड़ा कर दिया जाता है। यह अच्छी तरह सुखदेव जी भी इस बात को अच्छी तरह जान रहे हैं कि किस प्रकार से पार्टी विद द डिफरेंस, जिस संगठन से हम लोग बिलोंग करते थे या करते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली पार्टी अपने सैद्धांतिक मूल्यों से हटते जा रही है। क्या हमने इसी विचारधारा के लिए संगठन में 28 वर्षों तक काम किया कि आज हमारे विचारधारा अलग हो जाएंगे? जिस एक साधारण कार्यकर्ता, एक ईमानदार कार्यकर्ता क्या पार्टी में नहीं रह पाएगा? क्या सिंबॉलिक रूप से प्रताप चंद्र सारंगी जैसे लोगों को एक लाकर बैठा दिया जाएगा और पूरे भारत में ढिढोरा पिटा जाएगा ये जो है ईमानदार व्यक्ति हैं? नहीं, आपको सब जगह आपके ईमानदार कार्यकर्ता हैं। सुखदेव जी जैसे, प्रभु नारायण जी जैसे, शिवशंकर जी जैसे ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं। इन सभी को स्थापित करने की जरूरत है। इसके जगह ना आपको धनबल को, पूंजीपतियों को लाने की जरूरत है, न इसके जगह आपको बाहुबलियों को लाने की जरूरत है, ना इसके जगह आपको उनके अंदर जातियां देखने की जरूरत है। आपको उनके प्रतिभा को देखकर बिहार की राजनीति को बदलने के लिए भाजपा को भी पार्टी विद द डिफरेंस जो कही जाती है उसको पुनर्विचार करके ऐसे नेताओं को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है और बिहार की दशा दिशा को बदलने की जरूरत है। बिहार की दशा दिशा तभी बदलेगी जब सही मायने में पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी जब तक अपने जो कहा गया ना हीरा को जब तक वो नहीं चुनेगी, हीरा को निकाल कर उसका प्रयोग नहीं करेगी। इस सुखदेव जी मैं दावे के साथ कहता हूं, कुछ नेता हैं जो चाबी अपने पास में रखना चाहते हैं, जिसके कारण आपके जैसे होनहार हजारों कार्यकर्ता को वो जो है गौन कर दिए हैं। क्योंकि जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो भी प्रतिभा संपन्न हैं, जिनके अंदर कुछ खूबियां है, जो समाज में सेवा करना चाहते हैं, जिनके अंदर ईमानदारी कूट कर भरा हुआ है, जो नानाजी देशमुख जैसे लोगों के विचारधारा से चलने वाले हैं, सेवा भाव से काम करने वाले हैं,
चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी के आदर्शों पे, रज्जू भैया के आदर्शों पे, कुशाभाऊ ठाकरे के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिभावान लोगों को रोक दिया जाता है जातियों के नाम पर, क्योंकि वो कमजोर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बाहुबल नहीं है, उन्हें उसने कोई हत्या करके या कोई लूट फिरौती करके नहीं राजनीति में आया है, उस संगठन और सेवा भाव से राजनीति में कदम रखा है। इसलिए ये नेता उसको रोक देते हैं कि अगर यह सूर्यदेव बढ़ गया तो हमें आगे हमारा जो है मार्ग रुक जाएगा, इसलिए हमारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है। यह बिहार की विडंबना है। ये सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में ही इस राजनीति की स्थापना हो गई है, चाहे वो धनबल का हो, पूंजीपति का हो, बाहुबल का हो, जाति वाला मामला हो, वंश वाला मामला हो। ये वंश वाले मामले तो पूरे हिंदुस्तान में है, तो इस विषय को हमको समझना जरूरी है। शिवशंकर जी से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि इस विषय को आप बारीकी से समझिए और इस पे अपना विचार जो है दीजिए, मैं यही आग्रह करूंगा। शिवशंकर जी। जी, पहले तो सुरदेव जी जो कहा कि सिर्फ लालू राबड़ी के शासन जिम्मेवार है या वर्तमान जो शासन में बैठे लोग हैं वो जिम्मेवार है। मैं पहले सुरदेव जी का बातों को अपने माध्यम से रख देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से बिहार का सपना था, वह सपना अभी पूरा नहीं हुआ। और वंशवाद की राजनीति का मतलब है कि ये बिहार के लिए एक विडंबना भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बिहार के सत्ता में एनडीए की सरकार बनी तो निश्चित रूप से उसके बाद जो एक परिवर्तन का दौर चला, उस परिवर्तन के बाद भी बीच के दिनों में जो मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रकरण रहा हो, फिर राजद के साथ सरकार बनाने का प्रकरण नीतीश जी का भी रहा हो, यानी जो पलटी मारने की बात हमेशा चर्चा में रहता है। तो उस परिस्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ी, तो आप जानते हैं कि बिहार की जनताओं का समीकरण के आधार पर बिहार में आज के भी राजनीति चल रही है। इसलिए गठबंधन की राजनीति बिहार की मजबूरी बनी। उस मजबूरी से जब तक बिहार नहीं निकलेगा, बिहार की जनता को हम समझाने में कहीं न कहीं पूरी तरह अभी सफल नहीं हुए। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि ये बात उसके सामने तक पहुंचे कि आज उत्तर प्रदेश को भी जातिवाद की राजनीति का गढ़ माना जाता था। एक समय हम आप चर्चा करते होंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार लगभग एक जैसा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उससे निकलकर लेकिन बिहार को जो बाहर निकलना चाहिए उस समस्याओं से, जटिल समस्याओं में जो फंसता हुआ बिहार की बात सुरदेव जी ने जो टॉपिक आज रखा हुआ है, हमें तो लगता है सबसे अधिक इसी चक्कर में बिहार फंसा हुआ है, राजनीति में बिहार फंसा हुआ है, मजबूरी बन गई है। आज इस प्रकार का कोई नेतृत्व बिहार में खड़ा नहीं हुआ, इसलिए बिहार की आवश्यकता मात्र अभी नीतीश कुमार तक गया है। मान्य अगर नीतीश कुमार जी बिहार को नेतृत्व नहीं संभाले तो कौन संभालेगा यह नेतृत्व? यह नेतृत्व आज विचार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उस परिस्थिति में चूंकि अचानक कोई पूरा बिहार का नेतृत्व कर नहीं सकता, हमारे पास नेतृत्व का अभाव भी नहीं हो सकते, नेतृत्व भी है, लेकिन शायद जो जातिवाद की विडंबना है इस बिहार के राजनीति का, जो हम कहते हैं कि नहीं नकार सकते, प्रभु नारायण जी जो कहते हैं कि हमें वैसे ही क्षेत्र में लगाया जाएगा, वैसे ही क्षेत्र में लगाया जाएगा, उस परिस्थिति को समझने की आवश्यकता कहीं न कहीं हम लोगों का जो संघर्ष रहा, वह संघर्ष समाज जीवन के ऐसे व्यक्तित्व को बदलने में, उनके सकारात्मक परिवर्तन कराने में हम उसको सहयोगी नहीं बना पाए। आज जो समाज सकता है कि यह विडंबना यह भी रहे कि हमारा कई समाज हमसे कटा हुआ है, जिनको हम अपने से अभी तक जोड़ने में सफल नहीं हुए। ऐसे विचार करने की आवश्यकता वर्तमान नेतृत्व को है कि किस समाज के कारण आज बिहार में फुल फ्लेजर कोई एक दल की सरकार नहीं बन पा रही है। आखिर कौन सा नेतृत्व कैसे खड़ा हो, सबको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस परिस्थिति को हम बिहार के गांव-गांव में, कस्बे में निश्चित रूप से गठबंधन के द्वारा तो जीतने का हमने प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव में 39 सीटें देना, 40 में से यह
बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, लेकिन नेतृत्व के साथ गठबंधन की राजनीति जो पनपी है, निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं पर भी उसका कुठाराघात हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता इसके कारण भी पीछे छूट रहे हैं। अगर एक दल हमारे विचार के लड़ते तो हमें ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता। शिवशंकर जी, इस परिस्थिति को हमको समझना पड़ेगा। देखिए शिवशंकर जी, जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और बात किसी दल विशेष का नहीं है। आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ और आजादी के बाद से लगातार जो है बिहार बाढ़ का सामना कर रहा है और आपका जो है आपका जो बांध है टूट रहा है। इंजीनियर मुख्यमंत्री है, लालू जी ने बेरागत कर दिया बिहार का, माना मैंने, लेकिन आखिरकार बांध में कैसे हो जा रहा है? आपके जो ब्यूरोक्रेट है, आपका जो सोशल इंजीनियरिंग है, आपका जो इंजीनियरिंग है, वो क्या कर रहा है? हमें तो लगता है इसके पीछे कहीं न कहीं मजबूरी है और मजबूरी किनके कारण है? तो धनपतियों के कारण है, अपराधियों के कारण है, वंशवाद की राजनीति के कारण है, जातिवादी राजनीति के कारण है। इसलिए आप केवल एक दल विशेष को अच्छा बता करके कि उनके आने से सबका साथ और सबका विकास हो जाएगा, 15 साल में बिहार के लोगों ने देखा है। क्या कहना चाहते हैं प्रभुनारायण जी? डॉक्टर साहब, मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि सच्चाई यही है कि शिवशंकर जी जो बातें कह रहे हैं, ये सच्चाई यही है कि भाजपा या बिहार के नेतृत्व अपने स्वयं के अपने कार्यकर्ताओं पे अभी तक भरोसा और विश्वास नहीं किया है। ये गठबंधन की राजनीति की अपने स्वयं को सत्ता पे स्थापित करने के लिए, स्वयं इनका कुर्सी बचा रहे, इसलिए ये गठबंधन की राजनीति में पड़े हुए हैं। मैं शिवशंकर जी को कहना चाहता हूं कि आप समीक्षा करेंगे, जो ये वर्तमान पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें जितने बाहरी लोगों को भाजपा ने टिकट दिया वो सभी हार गए। अधिकांश लोग, मतलब 95% बाहरी लोगों को जो टिकट दिया गया वो हार गए, और जो भी संगठन से नए लोगों को जो उन्होंने टिकट दिया वो सभी के सभी जीत गए। तो भाजपा तो अभी तक बिहार में अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं कर रही है, विश्वास नहीं कर रही है। उसका प्रमुख कारण है कि भाजपा के कुछ नेता हैं, ये वो चाहते हैं कि ये धन बल, बाहुबल, जातिवाद का सब मामला उलझाकर और चाबी हम अपने पास रखें ताकि हमें कुर्सी मिलता रहे। और रही बात विकास का, तो सुखदेव जी, आजादी के 73 वर्ष हो गए, आजादी के 73 वर्ष बाद भी आज भी हम सड़क और नाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है बिहार का। मैं बड़े शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमें IIM के लिए संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। चंपारण में एम्स नहीं है, हमें और एम्स बिहार में बने, उस एम्स के लिए संघर्ष करना चाहिए था। हमें IIT की स्थापना हो उत्तर बिहार में, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए था। बांध 6 महीना पहले बांध का मरम्मत होता है और 20 जगह बांध टूट जाते हैं। सड़क का और पुल पुलिया बनते हैं, 2 से 3 महीना पहले उसका निर्माण होता है और टूट जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि पंचायत से लेकर और जिला तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। ये सब कारण, ये जितना भी कारण है, ये सभी ये धन पूंजीपतियों को राजनीति में जकड़ के रखा है, इसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और विकास का मैंने कहा था ना कि विकास का ये कतई कोई पैमाना नहीं है कि जहां डॉक्टर्स नहीं हो, जहां शिक्षक नहीं हो, विद्यालयों में जहां महाविद्यालय है 5000 शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, वहां 2 शिक्षक हैं, जहां 4 लाख की आबादी है वहां एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है। सड़कें गांवों में टूटी फूटी है, नाले के लिए, सड़क के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, एक भी कल कारखाने नहीं लगे, एक भी उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए। आज जो प्रवासी मजदूर बिहार में आए, फिर वो लौट के 2000 रुपए बस का किराया देके वापस वो दिल्ली, अंबाला, पंजाब, मुंबई और तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा सब जगह पे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था, आप
क्या आपने 15 वर्षों में क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूं। आपने गठबंधन की राजनीति इसलिए अपनाया कि केवल हमें सत्ता पे बने रहना है, क्या हमें सत्ता का मलाई खाना है? आपने गठबंधन की राजनीति अगर बिहार के विकास के लिए किया होता, बिहार के आम जनता के भलाई के लिए किया होता, बिहार के तरक्की के लिए किया होता, बिहार में कल कारखाना स्थापित करने के लिए किया होता, तो मैं मानता कि आपने उसके लिए अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन आपने सब कुछ अपना खो दिया, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खो दिया कि आपके कार्यकर्ता सबल हैं, आपके कार्यकर्ता सक्षम हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, सब मेहनत कश हैं, वो कार्यकर्ता जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त करके देंगे। लेकिन आप बाहरी लोग पे जो बाहुबली है, जो पूंजीपति है, जो जातीय समीकरण के हिसाब से आपको लगता है, उसको लाकर बिठा देते हैं। मैंने तो देखा है, मैं उदाहरण दे रहा हूं डॉक्टर सुरदेव जी, इसको अन्यथा में आप नहीं लेंगे। मैं पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर लोकसभा में काम किया हूं पार्टी की ओर से। सिकटा विधानसभा में दिलीप वर्मा जी वहां से 5 बार विधायक हुए हैं, भाजपा से लेके, सपा से लेके, निर्दलीय से लेके और भाजपा तक। वहां जिस जाति से वो आते हैं, कायस्थ समुदाय से आते हैं, वहां 4000 की संख्या है उस जाति का, और 5 बार वहां से विधायक हुए हैं। मैं नहीं मानता कि आप जिस जाति का संख्या अधिक जिस क्षेत्र में है वहीं से कार्यकर्ता जीत सकता है। मैं दावे के साथ चुनौती देता हूं बिहार के संगठन को, बिहार के नेताओं को चुनौती देता हूं कि सूर्यदेव जैसे लोग, प्रभु नारायण जैसे लोग को आप कहीं किशनगंज, अररिया कहीं भेज दो, वो चुनाव जीत कर बताएगा, इतनी क्षमता रखता है। उसके पास पैसे नहीं है, तुम्हारे वो चाटुकर्ता नहीं कर सकता है, चरण वंदना नहीं कर सकता है, लेकिन आपके लिए, जनता के सेवा के लिए वो जनता के चरणों में जाकर अपना शीश नवा सकता है, वहां के मिट्टी को लेकर नमन कर सकता है, और उसके आधार पर, अपने ईमानदारी और अपने कार्य क्षमता के आधार पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये हालात बना के रख दिए हैं इन नेताओं ने, उसके चंगुल से बाहर निकलना नहीं देना चाहते, और झूठ मूठ का ये विकास का मॉडल और ये सुशासन और विकास पुरुष का जो मॉडल जो बता रहे हैं, कहीं से हमें दिखाई नहीं देता। आज भी हमारे जिस शहर में रहता हूं, एक भी सड़कें सही नहीं है, सभी गड्ढे में तब्दील है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, नल जल के ऐसे हालात हैं कि टंकियां टूट रही हैं, सारे चीज आप देख रहे हैं। बस व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कार्यकर्ता पर विश्वास करना होगा, और ईमानदार कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता निश्चित रूप से बिहार में परिवर्तन कर सकते हैं, और बिहार में परिवर्तन करके बिहार को नई दिशा दे सकते हैं, बिहार के विकास के गति को तेज कर सकते हैं, चौमुखी विकास हो सकता है। शिवशंकर जी, इस संदर्भ में आपका क्या मंतव्य है? आपका क्या मत है? प्रभु नारायण जी के बात से सहमति तो है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति तो उसको ध्यान में रखते हुए भी काम करने की जरूरत होती है। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम जानते हैं कि सीमांचल के क्षेत्र से कोई बड़ा नेतृत्व आज भी अभाव, आज जो नेतृत्व मिलना चाहिए इन क्षेत्रों में आज भी नहीं मिला। आज सीमांचल जो है बिहार में शिक्षा के स्तर की बात करें तो सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। निश्चित रूप से विकास जो हम कह रहे हैं कि विकसित बिहार की कल्पना मैंने पहले कही, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। अब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, कुछ मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, लेकिन जो हमारा उच्च शिक्षा का स्तर था वो आज कॉलेज, हम मानते हैं हम क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से आए हैं, इसी क्षेत्र में हम लोगों ने ज्यादा संघर्ष किया है। आज प्रारंभिक शिक्षा में परिवर्तन लाने का, स्कूल में संख्या बढ़ाने का काम पूरा किया है सरकार ने, लेकिन गुणवत्ता जो लागू होना चाहिए आज भी लोग प्रश्न करते हैं। समाज के बातों से आप नकार नहीं सकते। उस शिक्षा के अंदर आज शिक्षकों का अभाव हो गया है, ये हम मानते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां पनपी जो अगर समय समय पर आज सूरदेव जी गेस्ट लेक्चरर में गए हैं, हो सकता है ये परमानेंट लेक्चर में हो सकते थे। ये परिस्थिति है, इसका बहाली की प्रक्रिया हो, या बिहार में शासन जो है निश्चित रूप से लालू यादव के शासन के गड्ढे को भरने के चक्कर में यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो संविदा कर्मी के आधार पर बहाली हुई, लोगों को चूंकि रोजगार देना था, लेकिन वो एक फेक और परंपरा बन गई। आज
कॉन्ट्रैक्ट की कह सकते हैं कि सारे काम को चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जो नौकरियां होनी चाहिए वह नौकरियां लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही है। आज इसलिए कि विकसित बिहार का सपना भी पूरा इसका अर्थ नहीं हुआ है। हम वो झलक को तो देख ही रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से और काम करने की जरूरत है। प्रभु नारायण जी को जो अपेक्षा है कि नया नेतृत्व को मौका अगर मिलता तो निश्चित रूप से बिहार में नया नेतृत्व को भी परिवर्तन करने का चाहत भी है, काम करने का तजुर्बा भी है, और इस तजुर्बे के साथ वो परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन जो मौका है, अवसर है, नेतृत्व कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रहा होगा। नेतृत्व के हम आज डिबेट कर रहे हैं, हम आप, तो निश्चित रूप से ये मैसेज भी तो इसी डिबेट के माध्यम से नेतृत्व तक पहुंचे और बिहार में कैसे सकारात्मक राजनीति आई, तो वो परिस्थिति का निर्माण कैसे हो, इसकी जरूरत है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है और कल की परिस्थिति क्या थी, ये तो नई पीढ़ी को अवगत होना ही पड़ेगा कि हम कहां से निकल कर आज इस परिस्थिति में पहुंचे हैं, और यह बढ़ता हुआ बिहार को कैसे हम विकसित बिहार में बदल दे। ये 15 वर्ष से कम नहीं है, हम ये भी मानते हैं। सरकार को जो मौका मिला है, लालू राबड़ी सरकार को भी 15 वर्षों तक मौका मिला, और उसके बाद नीतीश कुमार की भी सरकार को 15 वर्ष का मौका मिला। निश्चित रूप से अगर सकारात्मक परिवर्तन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो निश्चित रूप से यह शासन उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। लेकिन बीच के दिनों में कालखंड में जो प्रारंभिक दिन में न्याय के साथ विकास था वो प्रभावी तरीके से लागू था। थोड़ा सा हमको लगता है कि इन दिनों हम जो होना चाहिए सही परिस्थिति का निर्माण हुआ। इस वर्ष तो कह सकते हैं 2020 में कोरोना का ऐसा काल आ गया है कि नए लोगों को राजनीति में उभर के आना भी कठिन हो गया है। जो सत्ता पे बैठे लोग हैं उनके पास तो वास्तव में साधन है, घूमने का हर कुछ व्यवस्था है, लेकिन नए लोगों के पास अभी की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जो वह चुनाव में भी भागीदारी निभा सके। लेकिन नेतृत्व के पास भरोसा करना पड़ता है, नेतृत्व को भरोसा करके ही राजनीति हमारे पास, हम आप कोई अलग राजनीतिक दल के लोग नहीं है, हम विचार से समझना। अगर विचारवान कार्यकर्ता है तो हमको उस विचारधारा के साथ चलना पड़ता है और चलते हुए उसके अनुकूल विकसित बिहार को बनाने की परिकल्पना की बातें भी रखना पड़ता है। मेरे सहमत है, आप बात रख रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छी बात है, बात रखना चाहिए, लोगों को बातें सुने भी, ये परिस्थिति बनाया जाए। शिवशंकर जी बोला जाए सुखदेव जी। 1995 में जब राजद की सरकार थी उस समय जो अभी सत्ता में लोग हैं उन लोगों ने यानी विपक्ष ने कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण बंद किया जाए, यह आरोप लगा था। वंशवाद पर रोक लगे, लेकिन जो लोग उस समय विषय उठा रहे थे आज वे सब लोग भी उसमें शामिल हैं। और दूसरी बात मैं कहूं तो जिन पर वंशवाद का आरोप लगता रहा कि बढ़ावा दे रहे हैं, वही विरोध करने वाले लोग 2015 के चुनाव में गलबाहियां डाल करके घूम रहे थे। और फिर जो है आप सत्ता से अलग नहीं रह सकते और आप जो है उनसे गठबंधन तोड़ करके आप गठबंधन करते हैं और आप भी जो है उसको बढ़ावा देते हैं। और आज जिस सत्ता के साथ बैठे हुए लोग हैं उनके भी उनके दल के कई नेताओं पर यह आरोप है कि उनका अपराध जगत से नाता है। तो फिर आप दोनों दलों में, दोनों शासन में 15-15 साल जिसको बांट करके आप कह रहे हैं, कहां पर जो है अंतर आ पाते हैं। अब आप सांत्वना के लिए कह दें कि नहीं उधर ज्यादा हुआ था हम कम हैं, इसका मतलब है कि दोनों दल बराबर भागीदार है। और आप अपनी भागीदारी के कारण बिहार के राजनीति को जो इस चंगुल में फंसाते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अवाम में सभी नंगे हैं। इस पर क्या कहना है प्रभु नारायण जी? जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से उनसे सहमत हूं। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं बड़ी विनम्रता से अपने शिवशंकर जी के प्रश्न कि सीमांचल में कोई नेतृत्व नहीं उभर पाया या बिहार में कोई इस प्रकार का
भाजपा के अंदर कोई नेतृत्व नहीं आ पाया। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपने देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं सुना था देश के अंदर में, नहीं सुना। लेकिन उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया और 5 वर्षों तक बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने महाराष्ट्र को चलाया। ठीक नितिन गडकरी जी का नाम हम लोग संगठन में है तो सभी नेताओं को जानते हैं, लेकिन मैं राज्य स्तर पे या देश के स्तर पे मैं कहना चाहता हूं कि नितिन गडकरी जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तो बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे भाजपा के अंदर भी नितिन गडकरी कौन है कोई नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने आकर संगठन में आमूल चूल परिवर्तन किए, संगठन को काफी आगे ले गए। आप नेतृत्व नहीं उभरने देते हो। बिहार के अंदर में नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। शिवशंकर जी, सूर्यदेव जी, प्रभु नारायण, ऐसे हजारों लोग हैं। आप कार्यकर्ता को लेकर बैठाएंगे, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे, आप बढ़ने नहीं देते हो ना। आप कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर बैठता है उस कुर्सी के टांग को काट देते हो। अगर कुदाल से, आड़ी से, वो टेंगाड़ी से नहीं करता है तो जो भी आपको हथियार, जो भी औजार मिलता है उस औजार से काटने का प्रयास करते हो। आप चाहते हो कि ये नेतृत्व दे सकता है, ये आगे बढ़ सकता है, ये कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये ईमानदारी से सेवा कर सकता है, ये समर्पित लोग है, इसको पैसे से कोई मोह नहीं है, इसको व्यक्ति से कोई मोह नहीं है, इसको जाति से कोई मोह नहीं है, इसको मोह आम आवाम से है, आम जनता से है, आम लोगों से है, देश से प्रेम है, बिहार से प्रेम है। ये तरक्की के लिए आया है, ये सेवा के लिए आया है, इसलिए इसको रोक दो, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा। मेरे कुर्सी का या मेरे आने वाले जो वंश का जो मेरा औलाद है, भाई भतीजा है, उसके सिंहासन को ये रोक देगा। इसलिए ऐसे प्रतिभावान लोगों को रोक दिया जाता है। इसलिए मैं कदापि सहमत नहीं हूं कि हमारे यहाँ न नेतृत्व की कमी है न प्रतिभा की कमी है। आपने इच्छा शक्ति को इसलिए दबा दिया है बिहार के अंदर में कि बिहार के कुछ नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए। इस कुर्सी के कारण गठबंधन मजबूरी बनाकर रख दिया है। गठबंधन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भाजपा 243 सीटों पर लड़े, अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन ये बाहरी नेताओं को लाकर नहीं, आप कांग्रेस से, राजद से, लोजपा से, अन्य दलों से ले आकर उनको टिकट आप पकड़वा देते हैं, आप उनको राजनीति में ला देते हैं, वो आपको रिजल्ट कदापि 100% नहीं दे सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता को आप एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो वह कार्यकर्ता निकल कर जाता है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी को हम लोग जानते हैं कि वो संगठन में थे, लेकिन देश में कितने लोग जानते थे? उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, एक बार नहीं 2 बार चला रहे हैं, आज गठबंधन की भी सरकार चला रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल कहना है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही बात जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो लालू जी के शासन में जो अपराधियों का अपराधीकरण हुआ, राजनीतिक अपराधीकरण हुआ या धनबल का सहारा लिया गया, ये कतई ये 15 वर्षों से जो सरकार है, हम पहले भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखा हूं और अभी कह रहा हूं कि मैं कदापि इससे वंचित नहीं हो सकता हूं। कभी अपने कुर्ता को झाड़ कर ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे कुर्ते गंदे नहीं है, दाग नहीं लगे हुए हैं। मैंने भी उस बीज को पल्विस पुष्पित किया है, उसको हमने बढ़ाया है, उस पेड़ को और जो है बड़ा किया है, उसको हमने तब हमारा पूरी ईमानदारी से काम होता जब उसको हम काटने का काम करते। उस पेड़ को हटाने का अपराधी और बाहुबलियों का और पूंजीपतियों का जो जमवारा लगा है, जो जातिवाद का जो बीज है, उसको हटाने की दिशा में हमने काम किया होता तो निश्चित रूप से हट जाता। जैसा कि हमने उदाहरण दिया आपको, सिक्का जैसे अनेकों उदाहरण हैं। आप वैसा प्रयास नहीं करते हैं, आप प्रयास कर तो देखिए। आप जब कहा जाता था गुरुदेव जी कि शिवहर जो है, शिवहर के विषय में जिस लोकसभा से मैं आता हूं, शिवशंकर जी, उस लोकसभा को चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, लेकिन उस चित्तौड़गढ़ में राधा मोहन सिंह जी, क्योंकि रमा देवी जी वहां से सांसद थी, राधा मोहन जी को हरा दी थी, तो राधा मोहन जी मजबूरी में आरजेडी से निकाल के शिवहर में हम लोगों के माथे पर थोपने का काम किए, इसलिए कि वो चुनाव हार जाते मोतिहारी से। फिर इसलिए उन्होंने उनको, मैंने बोलते नहीं है कि कोर्ट में खाज है, उस प्रकार की स्थिति हो गई थी, तो निकाल के उनको शिवहर भेजा।
लेकिन शिवहर में रमा देवी आती है तो यही कार्यकर्ता उनको ऐतिहासिक बहुमत से जिताकर भेजती है, और एक बार नहीं जिताती है, हैट्रिक लगाती है, और तीनों बार 1 लाख, 2 लाख और 3.5 लाख का मार्जिन बनाती है। इस बात को समझने की जरूरत है। एक कार्यकर्ता जो चाह लेगा वो पूरा कर सकता है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप जाति की बात, जो चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, उसको ध्वस्त कर दिया जाता है कार्यकर्ता के बल पर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सचमुच आप समर्पित कार्यकर्ता को आप किशनगंज, अररिया, कटिहार में भी उतारोगे तो कार्यकर्ता वहां झंडा गाड़ देगा और सफलता प्राप्त करेगा। बिहार के कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी ईमानदारी है, इतनी ऊर्जा है, इतना विवेक है, इतना सामर्थ्य है, इतना समर्पण है, इतनी ईमानदारी है, इतना सेवा भाव है कि बिहार का कार्यकर्ता किसी ऊंचाई पर जा सकता है और किसी भी कठिन रास्ते को सुगम रास्ता बना सकता है, और निश्चित रूप से बिहार के भाजपा के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बिहार के नेताओं ने अपराधीकरण और जातिवाद राजनीति को प्रश्रय देकर और धनपतियों को लाकर ये रास्ता मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। शिवशंकर जी, बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूं। शिवशंकर जी, सभी जी, लोगों ने नारायण जी ने बहुत अच्छा ही विचार रखे हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। जो आपका विचार है उससे हम भी सहमत हैं, और परिस्थिति का निर्माण ऐसा हुआ है, जाने अनजाने में जो भी हो, लंबे समय तक कोई भी नेतृत्व एक जगह रहता है तो निश्चित रूप से नया नेतृत्व को हम सब जानते हैं, कोई भी अपना सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। और सन 74 के आंदोलन के बाद जो लोग नेतृत्व में पनपे वो वहां पहुंच पाए। लालू राबड़ी के शासन कालखंड में भी बहुत विरोध होने के बाद कई लोग सत्ता पर आसीन हुए हैं, कई कार्यकर्ता अपने बीच के ही गए हैं वहां। लेकिन यह 15 वर्षों के कालखंड में, क्योंकि जब आप सत्ता में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका धार, नई पीढ़ी कमजोर हो जाती है, लोग नहीं जानते। आज की पीढ़ी जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया वो लगता है कि इससे अवगत नहीं है, और राजनीतिक दल में जहां तक विचार करने योग्य या हमारे विचार को सही स्थान पर पहुंचाने में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का हमको लगता है गैप रहा। इसके कारण आज हम सबों में से कई लोग हो सकते थे बीच के दिनों में, हम जानते हैं कि शिवशंकर से निकले लोग भी बिहार में नेतृत्व करने वाले आज भी नेतृत्व कर रहे हैं, और नेतृत्व करने वालों की श्रृंखला रही है, लेकिन उस श्रृंखला को अवसर नहीं मिल पाया है। शिवशंकर जी, जी बात वहां नहीं है। वो संगठन की अपनी एक पद्धति है, उनका सिस्टम है, उस सिस्टम की बात हम नहीं कह रहे जी। आज जो विषय आधारित है कि अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ, और 1995 में जिस विषय को उठाने का उस समय का विपक्ष और आज का सत्ताधारी दल वो भी उसमें शामिल है आज के दिन में। तो आप जो चाह रहे हैं और उसके कारण बिहार में अपराधियों के कारण जिस प्रकार का राजनीतिक दृष्टि से विकास की संभावनाएं ढूंढी जानी चाहिए वह प्रभावित हो रही है, तो आप इन दोनों को कहां से अलग पाते हैं? दोनों नहीं, निश्चित रूप से नहीं बहुत अलग है। और बिहार में सरकार बदलने के साथ, नीतीश कुमार के सरकार बनने के साथ ही हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रारंभ में कई स्कूलों को लिया गया, और जो धनबल जुटाए थे उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास हुआ। दूसरी बात, जो अपराध जगत के लोग ज्यादातर थे, कुछ उनके भी दल के लोग आप सब जानते हैं कि उनको भी जेल जाना पड़ा, और जगह जगह पर जनता भी उसका जवाब दिया है, और कई ऐसे धनबल बाहुबल के लोग हारकर इस मैदान से बाहर भी हुए हैं। लेकिन अभी भी जो प्रभाव, हम कहते हैं, आपके बातों से भी सहमत है कि पूरी तरह से उसको सफाया जो होना चाहिए बिहार में वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक पहले के शासन कालखंड से इस शासन कालखंड में व्यापक प्रयास हुए, काम हुए। लेकिन इन 5 वर्षों का जो अंतिम 5 वर्ष का कालखंड है, जो प्रारंभ का प्रभावी कालखंड था, उसमें थोड़ा हो सकता है कि कठिनाई, कौन सी कठिनाई हुई 2 बार में, या थोड़ा सा उस पर विचार करने की स्थिति हम सबों के बीच बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम किया गया है,
हम सब जानते हैं कि अगर महावत अच्छा नहीं हो तो हाथी पर अंकुश नहीं लगा सकता। इसलिए हमें हर एक क्षेत्र में चाहिए, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व कुछ बड़े चीजों पर अंकुश लगा पाया है। जो प्रभु नारायण जी कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हो, तो प्रत्येक व्यक्ति, हम भी सहमत है कि छोटे छोटे जो क्षेत्र में है वो भी भ्रष्टाचार, जिस पर छोटे ब्लॉकों में भ्रष्टाचार हो, अन्य कामों में भ्रष्टाचार हो, निर्माण के कामों में भ्रष्टाचार हो सकता है कि उसमें पूरी तरह से अंकुश लगाने में आज की भी सरकार सफलता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पर कहीं ना कहीं विषय समय समय पर जाता है और वह विषय भी बात करते रहते हैं। जैसे अभी तुरंत कोरोना का काल आया, इस पर काबू पाने के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, बहुत से पैसे चला रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी, ये प्रश्न मुख्यमंत्री जी उठा खड़ा कर दिए हैं कि आज मुखिया को मान लिए कि पैसा गया और मुखिया नीचे स्तर तक अगर काम नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से जिम्मेवार तो है, लेकिन उस पर एक नेतृत्व पर भरोसा करके पूरे समाज में परिवर्तन करना थोड़ा कठिन काम है। नीचे स्तर तक के भी नेतृत्वकर्ता को, एक मुखिया, सरपंच से लेकर नगर निगम के अधिकारी से लेकर सबके ऊपर भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और कानून में शायद उस प्रकार के एक प्रावधान लाने का हमको लगता है, ऐसा विधेयक आना चाहिए सदन के अंदर, जिससे हर एक भ्रष्टाचारी पर अगर एलिगेशन कहीं से प्रूफ होता है तो उस पर निश्चित रूप से उसको थोड़ा डिसमिस होगा। ये है प्रावधान, लेकिन उस पर जो जनता जितना जागरूक होना चाहिए उसका आज भी हमको लगता है अभाव दिखता है। विपक्ष जितना जागरूक होना चाहिए उसका अभाव दिखता है। यानी विपक्ष कहीं से सीधे सत्ता पर बैठना चाहते हैं, जागरूक लोग नहीं मिल पा रहा है। हम जो लोग भी सत्ता पर आना चाहते हैं उसका भी जिम्मेवारी तय होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में कोई गड़बड़ी हो तो सिर्फ हम कभी डिबेट में आकर विचार रख दे, इससे संभव नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि आंदोलन के बल पर लोग पहुंचे हैं, तो क्या हम वहां गलत हुआ तो उसके प्रतिकार, आज जो प्रतिकार दिखना चाहिए वो प्रतिकार नहीं दिख रहा है, समाज में नहीं दिख रहा है, न समाज से कहीं से वो आक्रोश पनप रहा है। आक्रोश, छोटा मोटा आक्रोश तो पनपता रहता है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर जहां जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए भी हर एक व्यक्ति को समाज में खड़ा होना चाहिए और तभी जनता जहां जागरूक, लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता जहां जागरूक रहेगी तो सरकार भी जागरूक रहेगा और सरकार भी एक अच्छा काम कर पाएगी। लेकिन हम कहीं न कहीं सो जाते हैं तो इसका भी लाभ सरकार, ब्यूरोक्रेट्स सभी उठाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपके डिबेट में हम सबों को जागरूक होना चाहिए। निश्चित रूप से हम जैसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार रहने का जरूरत है नहीं, लेकिन शिवशंकर जी, अभी विधानसभा का एक दिन का सत्र हुआ जी, उसमें विपक्ष के नेता एक प्रश्न उन्होंने उठाया और आपके मंत्री कहते हैं कि आप हमसे 20 वर्ष उम्र में कम है तो आप क्यों नहीं गए। तो कहीं ना कहीं अगर यह अपेक्षा विपक्ष से ही है कि हाँ उन्हीं को जाना चाहिए, तो फिर तो आपको सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है ना। आपको तो सत्ता के बाहर, आपके इन बातों को हम निंदा न तो कंडेम भी नहीं करते हैं कि ये निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। उम्र का पैमाना तो नेतृत्व में नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार जो उम्र दिया गया है लोगों को लोकतंत्र में सरकार में आने का, विधायक बनने का, सांसद बनने का, और उसके अंदर अगर वह प्रवृत्ति है कि विषय उठा सकते हैं सदन में या बाहर उठा सकते हैं, तो हमको लगता है कि नेतृत्व को भी सुनना चाहिए, मंत्री को भी सुनना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए और सवाल का उत्तर भी उसी अनुरूप मिलना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे शिवशंकर जी एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जी, अभी बिहार सरकार ने एक सरकारी कर्मियों के लिए आदेश जारी किया जी, जिनकी उम्र 50 वर्ष होगी, आकलन करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। जब आपके मंत्री कह रहे हैं कि हमारी अवस्था उस प्रकार की नहीं है, तो आप सरकारी कर्मियों को आप सेवानिवृत्ति दे सकते 50 साल के उम्र में, और आपका मंत्री खुलेआम सदन में कहता है कि नहीं हमारा उम्र ज्यादा है इसलिए हम उस काम को नहीं कर सकते, तो आपको तत्काल अनिवार्य सेवानिवृत्ति तो वहां देने की जरूरत है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है सरकार की कि वहां पर सरकार संरेखन करती हुई नजर आती है? कहीं मामला धनबल का तो नहीं है? नहीं, इन विषयों पर तो हम भी सहमत नहीं है। 50 वर्षों में रिटायर की बात, आज तो
शिक्षक की 60 से 62 से 65 करने पर विचार होता रहा। और उस परिस्थिति में राजनीति में लोग अगर 75 वर्ष तक रहते हैं और नौकरी में तो लोग 60 वर्ष 62 वर्ष 65 वर्ष तक का ही प्रावधान है, तो निश्चित रूप से 50 वर्ष की आयु को आजकल बिहार में जो शिक्षा का माहौल रहा उसको आकलन करना पड़ेगा। कहीं न कहीं सत्र विलंब के कारण कई लोग तो 35 वर्ष से लेकर मिनिमम क्या आजकल उच्च शिक्षा में जो भी जा रहे हैं उनका 35 वर्ष तो यूं ही गुजर जाता है। 40 वर्ष में तो कई लोगों आज सामाजिक जीवन में प्रवेश कर पाते, तो 50 वर्ष में उनको तो जीने का अधिकार भी नहीं देंगे। ये तो कहीं से संभव नहीं होगा। यह तो कहीं से उचित वातावरण में निर्माण विषय है ही नहीं। इस विषयों को हम कहीं से टच कर भी नहीं सकते। हमको नहीं लगता कि किसी की हिम्मत ये हो सकती है कि 50 वर्ष में किसी को बिहार में रिटायर कर दिया जाए। यह कोई भी सरकार हिम्मत नहीं जुटा सकती। अरे सरकार का आदेश जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है, लेकिन आदेश जारी हो गया, क्या लगता है जनता स्वीकार कर लेगी? नहीं, जनता स्वीकार किया है। 50 वर्ष में कोई जनता रिटायर होने के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसका आकलन किया जाएगा तो वो सक्षम है कि नहीं। तो आपका सरकारी कर्मी का आप आकलन करेंगे कि 50 साल में ये रिटायर होंगे। जी। लेकिन आपका मंत्री सदन में खुलेआम कहता है कि आप विपक्ष के नेता सक्षम है, आपका उम्र 20 साल हमसे कम है, हम सक्षम नहीं है, तो उनकी भी तो सेवानिवृत्ति होनी चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत रूप से उनकी भी बातों का मैं भी सहमति नहीं प्रदान कर सकता हूँ। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम कहीं पर भी इस बात को सहमति प्रदान नहीं कर सकते। ये हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और निश्चित रूप से दूसरी बात, जी, आप जिस व्यक्ति के विरोध में, इस विचारधारा के विरुद्ध में आप अपना जीवन गंवा देते हैं, जी, स्वर्णिम समय अपने उम्र का गंवा देते हैं, और उसके बाद जिस व्यक्तित्व का, जिस विचार का विरोध करते हैं और उसी विचारधारा को ला करके, उसी विचार को ला करके आपको ठोक दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहिए। जी नहीं, तो आप अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए, अब ये हम नहीं समझते, ये हम नहीं जानते कि वो डीलिंग क्या है, आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप विचारधारा के व्यक्ति को, आप दूसरे विचारधारा के व्यक्ति को ला करके और आप जो है स्थापित करते रहे, कार्यकर्ताओं पर थोप रहे हैं। नहीं, कई ऐसे स्थान पर कार्यकर्ता प्रतिकार भी करते हैं, कार्यकर्ता स्वीकार करना भी पसंद नहीं करते हैं। आप अभी सम्राट चौधरी जी को देखिए, पूरा 100% गला फाड़ रहा था। नहीं, राजनीति में तो देखिए, विचारधारा में ठीक है, विचारधारा के हर एक बातों को लागू के राजनीति में करना थोड़ा संभव नहीं दिखता, क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि मान लिया 100 लोग हैं और आज अपने ही विचार के लोग दूसरे जगह भी गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, अपने तरफ से भी कई लोग यहाँ काम करते हुए दूसरे जगह गए हैं और दूसरे जगह से लाकर लोग, हाँ, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे उस पर सहमत नहीं है कि वैसे लोगों को बढ़ाया जाए। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी मानता हूं कि कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, अधिक से अधिक कार्यकर्ता सामने में आए तो ये हम सब स्वागत योग्य उसका स्वागत करेंगे, निश्चित रूप से उसको अवसर मिले। नहीं, मेरा कहना है चाहे गेंद आपके पाले में आए, लेकिन चाहे किसी पाले में जाए, ये दल बदलू और दल बदल किस आधार पर होता है? आपने कहा है मसल्स पर होता है, मनी पर होता है, वगैरह वगैरह पर होता है, शुरुआती समय में ही आपने कहा है। तो विरोध तो यहीं पर है ना, क्या धनपतियों को दे करके और कार्यकर्ताओं का मान मर्दन कर रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, आप उनको झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। तो इस तरह के राजनीति से बिहार का भला नहीं होना है। और आपने जो कहा समृद्ध विकास और समृद्ध बिहार और विकसित बिहार, ये तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका डीलिंग कुछ और है, और उस चंगुल से जब तक राजनीति नहीं निकलेगा, मुझे नहीं लगता है कि बिहार का विकास होने वाला है। और नारायण जी, क्या मेरी बात से सहमत हैं? निश्चित रूप से जब तक समर्पित कार्यकर्ता जो समर्पित जीवन जिया है, त्याग और तपस्या का जिसके अंदर भाव ही नहीं रहा है, तो वो तो विकसित बिहार नहीं बना सकते, ये कभी संभव नहीं है।
जो लोग सिर्फ अगर सत्ता पर जाने के बाद अपना जेब भरने का ही मनसा रखा हो, पाला हो, ऐसे लोगों को बिहार के नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व सभी दलों में पहचानने की आवश्यकता है। अगर हमको बिहार का भला करना है तो किसके बल पर भला होगा? भला तो निश्चित रूप से जो कभी न कभी 40 वर्ष 50 वर्ष की आयु सामाजिक जीवन में खपा दिया हो, तो निश्चित रूप से वो बहुत अधिक करके भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे उसके बड़े उदाहरण प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन निछावर कर दिया, लेकिन उसके हम किसके पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे? ऐसे शख्सियत के पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे जिससे हम बिहार में नहीं देश और समाज का कल्याण कर सके। लेकिन समाज के कल्याण करने के बजाय अगर लुटेरे लोग खड़े हो जाएंगे तो बिहार का कल्पना कभी नहीं कर सकता, विकसित बिहार की कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बदलने की जरूरत तो ऐसे लोगों को भागीदारी मिलना चाहिए, लेकिन एक बार भी पूरा परिवर्तन संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा वो स्टेप हमारे नेतृत्व के साथ उठाना, ये हम भी चाहते हैं कि लोग उठाए। हम लोग भी समय समय पर बातों को रखने का काम उचित प्लेटफॉर्म तो निश्चित रूप से करते हैं। आपको भी कहीं अगर लगे कि हाँ हम जहां से बिलोंग करते हैं उचित प्लेटफॉर्म है, वहां बातों को रखना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक तौर पर कई बातें जो है हम आप नहीं कर सकते। जानते हैं कि राजनीति में कई प्रकार की परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों को हम निश्चित रूप से अपने अनुकूल कैसे बनाएं, उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। प्रयास होता भी होगा, और लेकिन उस प्रयास में कहीं ना कहीं हम सब असफल हुए हैं और लंबा कालखंड है, कई सीनियर लोग आगे नहीं जा पाए हैं। उसका आपको है तो हमको भी है। हम भी चाहते हैं कि अगर हमारे सीनियर लोग सदन में जाए, हम सबों के बीच के लोग जाए, तो निश्चित रूप से सदन में और परिवर्तन आएगा। कई ऐसे आंदोलन हुए, हमारे बीच के लोग जाते रहे, हमारे भी क्षेत्र से पहले भी जानते हैं कि कार्यकर्ता रहे व्यक्ति सदन में गए हैं, आंदोलन हुआ है, तो उसमें सहमति भी मिला, समर्थन भी मिला है। और संघ की भी कल्पना अगर बात करते हैं प्रारंभिक जीवन में हुआ, तो संघ पर जब कुठाराघात होना प्रारंभ हुआ, हम जानते हैं कि आपातकाल की स्थिति बनी, कई ऐसे संघ पर प्रतिबंध का समय रहा, कई परिस्थितियों के बाद राजनीतिक दल भाजपा की कई जनसंघ की कल्पना हुई और भाजपा की बाद में परिणत हुआ। क्योंकि सदन में अगर हमारा व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से हमारा विचार के प्रति हम आग्रह रहेगा, विचार का टकराहट जहां होगी तो उसके समर्थन में हमारे लोग खड़े होंगे। सदन में अगर हमारा व्यक्ति नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम पीछे रहेंगे, और हमारा कई ऐसे कार्यकर्ता है जिस पर कुठाराघात होगा और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा ही। और उस परिस्थिति से निकलने के लिए हम सभी लोगों को, हम तो कहते हैं कि जो भी हमारे प्रबुद्ध लोग इन क्षेत्रों में आए हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, हम तो विज्ञान के विद्यार्थी थे, हमारा तो सपना भी कभी राजनीति के क्षेत्र में आने का नहीं था, लेकिन हम जैसे लोगों का उम्र इस तरह के से समाप्त हो गया जो कि अंतिम में इस क्षेत्र में आने को, या कह सकते हम तो राजनीति में जाना भी नहीं चाहते थे, सामाजिक काम की दृष्टि से लोगों ने इस कार्य में लगाया। मैं स्वतः इस राजनीतिक क्षेत्र में कभी नहीं आया, इसलिए एक बनता जाता है जो काम करते करते लोग क्षेत्र में चले जाते हैं और काम करके आगे बढ़ते हैं, काम से ही लोग बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से कुछ बाहुबली लोग बढ़ते होंगे, 20% 10%, इसकी संख्या आज भी हमको लगता है बहुत कम है। कुछ लोग हम अपने जिले में देखते हैं तो कटिहार जिले में जो जनप्रतिनिधि हैं वो कार्यकर्ता से लेकर बने हैं और कार्यकर्ता से लेकर वहां तक पहुंचे हैं। कुछ लोग लंबे समय कालखंड तक रहे, हम मानते हैं नया नेतृत्व मिलना चाहिए, लेकिन सभी लोग कार्यकर्ता बनकर के अपने स्थान तक पहुंचने का काम किए हैं। हमारे यहाँ धन बल बाहुबल वाले का प्रभाव, व्यापक प्रभाव कहीं से नहीं है। एकाध कोई लोग इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ जाए तो वह हमारा आइकॉन नहीं हो सकता। हमारा आइकॉन कौन हो सकता है, हमें इसे पहचानने की आवश्यकता है। हम सामाजिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में अगर आए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में धैर्य के साथ समाज में खड़ा होते हुए और समाज को बतलाने का भी काम हम यहीं से करेंगे कि निश्चित रूप से आपके समाज का हितैषी कौन होगा, समाज का कल्याण करने वाला लोग कौन होगा, हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए, कौन से नेतृत्व आगे पनप कर आएगा। आज के इस डिबेट के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमें कैसा, अगर जनता को भी हमको लगता है कि जनता को कहीं लगे कि हाँ यह नेतृत्व जनता को जागृत करे कि अगर धन बल बाहुबल और धनपति लोग अगर मैदान में आते हैं तो क्या उसी को मौका मिलना चाहिए। कौन ऐसा नेतृत्व खड़ा हो, हम सब जनता को जागरूक करें मिलकर, तो निश्चित रूप से कभी भी धन बल, लोकतंत्र में जनता मालिक है। टिकट तो हम सब जानते हैं कि कोई राजनीतिक दल किसी को टिकट देकर चुनाव लड़ा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ टिकट से कोई सदन में जा सकता है? टिकट से सदन में नहीं जाता। सदन में कौन जाते हैं? जो जनता चाहती है, जनता जिसको भेजती है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता राजनीतिक दल का वो महान होता है, कार्यकर्ता भगवान होता है।
कार्यकर्ता भी उस संघर्ष के साथी होते हैं, उनके सपोर्ट के कारण, उनके संघर्ष के कारण नेतृत्व वहां तक पहुंच पाता है और नेतृत्व पनपता है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक दल चाह दे और किसी व्यक्ति को टिकट दे दे, इससे कोई नेता नहीं बन सकता। नेतृत्व पनपेगा एक दिन, लेकिन आपको संघर्ष करने के साथ साथ जागरूक जनता और लोकतंत्र में जागरूक सरकार बनाने की जरूरत रहेगी, तभी हम सफल और नेतृत्व बिहार को दे सकेंगे और विकसित बिहार और समृद्ध बिहार का जो हम सब कल्पना करते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकसित बिहार हो, जो नालंदा तक विश्वविद्यालय की कल्पना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी कल्पना को लेकर हम संघर्ष किए हैं, तो उस विश्वविद्यालय के सपने जैसा बिहार बन सके और हर क्षेत्र में जहां हमारा समावेशी विकास की बात वर्तमान सरकार ने किया, जिन क्षेत्रों में आज भी हम पिछड़े हुए हैं, तो लंबे समय तक पूरी आयु तक रहने के लिए राजनीति में कोई नहीं आया, एक दिन तो सबको जाना है। शिवशंकर जी, विकास की बात हम लोग बाद में करेंगे। बिहार स्वाभिमान आंदोलन से भी हम अपेक्षा रखेंगे कि 15 साल बनाम दोनों दलों के जो कार्यकाल हैं उसके बारे में निश्चित रूप से एक लंबा एपिसोड चलावें, ताकि दोनों जो दलों ने 15 साल शासन किया है। अंतिम प्रश्न मेरा यह होगा कि अपराधियों को, जातिवादियों को, वंशवादियों को और यहां तक कि धनवानों को जो राजनीति में लाया है, उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेवार हैं। आप इसको मानते हैं या नहीं? हम तो पूरी तरह से जिम्मेवार परिस्थिति को मानते हैं और परिस्थिति बस इस प्रकार का वातावरण का निर्माण हुआ है। कहीं ना कहीं हम सब जो है उसमें जो ताकत लगाने चाहिए, उस ताकत में हमारा जो नेतृत्व किया है, या तो उनको अवसर न मिलने के कारण यह परिस्थिति पनपी है, और जो लोग नेतृत्व कर सकते थे कहीं ना कहीं उनको हमको लगता है कि किनारा किया गया है और ऐसे नेतृत्व नहीं पनप पाया है बिहार में, जिसके भुगते हुए कई लोग हो सकते हैं। और इस परिस्थिति में ऐसे संगठनों पर, जो हमारा वैचारिक संगठन है, उन संगठन को विचार करते हुए देश परिस्थिति काल के अनुसार ऐसे नेतृत्व को ही पनपना चाहिए जो राष्ट्र हित में, समाज हित में, देश हित में काम करने वाला, देश को नई दिशा दिखाने वाला, समाज को नई दिशा देने वाला और समाज में निरंतर अपने को बनाए रखने वाला व्यक्ति वह आगे आए। ना कि हम आपके भी डिबेट में ये भी कहना चाहेंगे कि ना कि धन बल आए, ना कोई बाहुबली उभर कर इस मैदान में आना चाहिए। राजनीति में स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता आज भी बिहार को है। बिहार को स्वच्छ राजनीति देने की आवश्यकता है। नया नया नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों से भी आने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री से पूरा बिहार नहीं बदल सकता। मुख्यमंत्री तो विकास का, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रयास किए हैं कि गांव-गांव में कल बिजली नहीं था, आज बिजली है, घर घर में गैस नहीं था, आज गैस भेजने का बहुत प्रयास हुआ है। मैक्सिमम लोगों को बिहार में, गरीबों का इसमें काफी लाभ प्राप्त हुआ है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना भी व्यापक पैमाने पर क्षेत्र में पहुंचा है। तो उस प्रकार का प्रयास करने वाला बिहार में और व्यापक नेतृत्व की आवश्यकता है कि बिहार भी उस तरह का प्रयास करे। घर नल जल की योजना के बारे में प्रभु नारायण जी बोले हैं, चिन्ह है। बिहार में कई जगह नल जल योजना जो है उसको सफलता पूर्वक अभी तक उतार नहीं पाया है। पाइपें बिछ गई है और रोडों को तोड़कर बिछा दिया गया है, लेकिन समय पर पूरा करने की भी बात थी। लेकिन कोरोना का काल रहा हो, चाहे जो परिस्थिति रहा हो, उसको ठीक ढंग से गुणवत्तापूर्ण तरीके तक अब प्रधानमंत्री भी घर घर तक पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। बिहार ने पहले से काम प्रारंभ कर दिया है, इसको गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू हो, इसके लिए हम सब लोगों को एक महावत की भांति कार्य करने का, अपने कार्यकर्ता जहां जहां भी हैं, हम उनसे आपके डिबेट के माध्यम से आह्वान करते हैं कि गलत काम का प्रतिकार आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा है। और उस परिस्थिति में लेकिन हम जिम्मेवारी तय करेंगे, विषय सही स्थान पर पहुंचाएंगे, तभी उन सभी चीजों पर अंकुश लगेगा। अन्यथा हम बोलते रहेंगे, नेतृत्व अपने हाथी की तरह वह चाल चलता रहेगा। अगर महावत कोई उसके ऊपर अंकुश लगाने वाला नहीं रहेगा
तो निश्चित रूप से मनमस्त सत्ता अपने दिशा में चलती रहेगी। उसको बस आज के दिन हमको लगता है कि यह हम आपके पास रखना उचित समझे। जी बोला जाए। जी, मैं बड़ी विनम्रता से शिव शंकर जी को बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब ने शिव शंकर जी से दो प्रश्न शुरुआती में किए हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए सम्राट चौधरी जैसे लोगों को क्यों लाया गया। मैं शिव शंकर जी, आप बिल्कुल अंतःकरण में ये बिठाकर आप विवेचना कीजिए कि सम्राट चौधरी और नीतीश मिश्रा जी को क्यों लाया गया। इसका सीधा सीधा मतलब जातिवाद और वंशवादी से है। आप एकदम अगर इसके तह में जाएंगे, आप विवेचना करेंगे, थोड़ा सा भी अगर उस दिशा में जातिवाद और वंशवाद पे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको उसके अंदर यही दिखाई देगा। क्योंकि इनके पिताजी लीडर थे, ये अमुक जाति से आते हैं, बस दो ही कारण हैं और इन दो कारणों से नेताओं को, तो मेरा कहना है कि जब आप भी 15 साल से यही कर रहे हैं राजनीति में, ऐसे ही लोगों को लाके स्थापित करके आप सदन में लाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हमारे लोग सदन में जाएंगे। ये कैसे लोग सदन में जाएंगे? ऐसे लोग सदन में जाएंगे वो आपकी विचारधारा नहीं होगी। आप उनसे जबरदस्ती आप बोलवाना चाहते हैं, वो जबरदस्ती बोलने वाले नहीं हैं। वो जो भी हैं वो समर्पण की भाव से जो सेवा क्षेत्र में करना है, जो हमारा उद्देश्य है, कंसेप्ट है कि मैं देश को सोने की चिड़िया बनाऊं, भारत मां को सर्वशक्तिमान बनाऊं, जो हमारा कंसेप्ट है कि पुनः विश्व गुरु भारत बने, यह कंसेप्ट हमको इन बाहरी नेताओं से हायर करके, इन पूंजीपतियों, इन बाहुबलियों, इन वंश और जाति के आधार पर लाए हुए नेताओं से हम भारत को विश्व गुरु बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमको बहुत त्याग करना पड़ेगा। भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए समर्पित, जो अपने घर से खाकर आए, भूखे आए, अपने तनख्वाह का पैसा माँ भारती के झोली में डाल दे, गरीबों को झोली में डाल दे, वह यह सोचकर काम करे कि मैं अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। ये सभी आते हैं, ये धनबल के आधार पे, जातिवाद के आधार पे, वंश के आधार पे और अपनी अद्भुत संपत्ति इकट्ठा करने आते हैं। ये कोई आपके सिद्धांत को आप शिव शंकर जी, जी बोला जाए सर। आप जो है इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे इन वंशवादियों, अपराधियों, जातिवादियों और धनपतियों के सारे राजनीतिक दलों को क्या कदम उठाना चाहिए? हर एक राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताना चाहिए पहला, और कार्यकर्ताओं के विकास के लिए काम करना चाहिए, और एक निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का पैमाना तय रहना चाहिए, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। उस फौज में एक पैमाना तय रहना चाहिए कि जिन्होंने दशकों तक समाज जीवन के लिए समय लगाया है, संघर्ष किया है, समाज में जिसने अपना विकास न करके वह समाज के विकास में, संगठन के विकास में, राजनीतिक दल अगर है उसके मजबूती में योगदान दिया है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को पहले आने वाला विधानसभा चुनाव में मौका मिले, वह सभी राजनीतिक दल को अपना काम करना चाहिए। और लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं जिस विचार से आता हूं, तो निश्चित रूप से वैसे वहां तो हम आग्रह करना ही चाहेंगे कि अपने विचारधारा के ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव मैदान में आए, और हमें कोई एक दो लोगों के चीजों में नहीं फंसना चाहिए। हमें लगता है कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता निश्चित रूप से चुनाव मैदान में पहले भी आए हैं और आगे उससे भी ज्यादा आ सके, क्योंकि अब एक बड़ी लंबी श्रृंखला हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का है
उसमें से लेकिन एक पैमाना होना चाहिए कि जिसने अपना संपूर्ण जीवन लगाने का काम किया, कारणवश कोई ऐसी परिस्थिति हो गई जिनको विवश होकर आज सामाजिक जीवन में ही बने रहना पड़ा है, वो अब किसी नौकरी में नहीं जा सकते, अब वह कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि जिससे वह अपने को मन मस्तिष्क को कहीं लगाए रखे। उस परिस्थिति में उसका जीवन निरर्थक नहीं हो, उसके जीवन का भी सकारात्मक जीवन के साथ समृद्ध है और विचार को चला है। इसके लिए देखिए, अगर आप सचमुच पूरी ईमानदारी से अगर आप चाहते हैं कि बिहार का विकास तेज गति से हो, जमीनी विकास हो, बिहार सही मायने में पटरी पे आए, बदलता हुआ बिहार दिखाई दे, इसके लिए हमें जातिवाद से ऊपर उठकर, बाहुबली से ऊपर उठकर, पूंजीपतियों से हटकर हमें विचार करना होगा। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब देश के अंदर मोदीमय है, जब एक लहर चल रही है, तो यही सही वक्त है कि ये जो आप बाहरी दूसरे दलों से जो आप नेताओं को हायर कर रहे हो, वहां ब्रेकर लगाने की आप बिल्कुल ब्रेकर लगा दो। एक भी बाहरी नेताओं को आप टिकट नहीं दो, वहीं रोक दो। सारे जितने भी आपके उपाय हो सकते हैं, बैरियर हो सकते हैं, उन बैरियर को लगाओ। और सचमुच आप चाहते हो कि मोदी लहर में हमें परिवर्तन करना है, तो भाई जब लहर है तो यही समय है अपने आप को बदलने का, यही समय है अपने कार्यकर्ताओं को स्थापित करने का, यही समय है। आप जी इस प्रकार से हमारे अतिथि श्री प्रभु नारायण जी ने और शिवशंकर सरकार जी ने यह माना है कि धनपतियों का, जातिवादियों का, वंशवादियों का और अपराधियों का बोलबाला राजनीति में बढ़ता जा रहा है और समाज के सभ्य नागरिकों का, समाज के जागरूक नागरिकों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो सहभाग होना चाहिए उसमें निरंतर कमी होती जा रही है। और राजनीतिक दलों से बिहार स्वाभिमान आंदोलन यह अपेक्षा करता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को आगामी दिनों में टिकट नहीं देने का पुनर्विचार करे। साथ ही साथ यह जनता से अपेक्षा भी करती है कि अगर ऐसे व्यक्तियों को कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव में लाती है तो जनता उनका प्रतिकार करे, उनका विरोध करे और अपने मतों का जो मतदान है वह स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व को और जो समाज के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, इस बिहार के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए काम कर सके, वैसे व्यक्तित्व को निश्चित रूप से स्वीकार करे, अंगीकार करे। तो आज हमारे फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रभु नारायण जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और श्री शिवशंकर सरकार जी जो अपना कीमती वक्त दिए हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए पुनः यह अपेक्षा रखेंगे कि आप हम सभी लोगों का उत्साह वर्धन करें। निश्चित रूप से हम लोग पुनः बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से आप सभी आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए पुनः आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।
ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ आपको भी आज का कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाती है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस विषय पे जी डिबेट करने के लिए। जी धन्यवाद। जी जी शुभ रात्रि। जी, नमस्कार नमस्कार।